Hello everyone. In this video we will solve our left questions, our remaining questions of chapter number 4 class 9 science structure of an atom. इस वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो टेक्स्ट के क्वेश्चंस थे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, वो बचे हैं तो वो हम इस वीडियो में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी को कंपेयर करना, मीन्स तीनों की प्रॉपर्टी लिखनी है। तो देखो यहाँ पे सबसे आगे है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी में क्या आता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ये। प्रोटॉन में क्या आता है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन्स में आता है देयर इज नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रॉन में मास इनका नेग्लिजिबल होता है और प्रोटॉन का आएगा मास का इसका होता है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन का होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। इन दोनों का मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट और इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल। और उसके बाद अगले क्वेश्चन में रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल दोनों मॉडल्स की लिमिटेशंस पूछ रखी है। क्या लिमिटेशंस हैं, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑल ओवर द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स। इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट ने करा, शोड दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट ओनली इन द सेंटर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट। ठीक है, जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने क्या शो करा कि प्रोटॉन है वो सेंटर पे प्रेजेंट है, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, लेकिन थॉमसन ने बताया था कि वो धसे हुए हैं। तो ये यहाँ पे उसका एक कॉन्ट्रडिक्शन था। ठीक है, अब रदरफोर्ड मॉडल का क्या है, रदरफोर्ड मॉडल में क्या है, अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट इज अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल ने एक रदरफोर्ड मॉडल जो था उसमें क्या था, उसने उन्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ओके, एनी सच पार्टिकल दैट रिवॉल्व अंडरगो एक्सेलरेशन, मीन्स कोई भी पार्टिकल अगर ऐसे चारों तरफ घूमता है, मीन्स उसके पास क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन आ रही है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। रिवॉल्व होना मीन्स उसके पास एक्सेलरेशन है एंड रेडिएट एनर्जी। अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे तो देन एट लास्ट इट विल लूज इट्स एनर्जी। वो लास्ट में अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे एंड फाइनली वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एटम होगा वो एक हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। बट वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, एटम्स स्टेबल होते हैं। तो इट वॉज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम. So it was also neglected and then another scientist came, Bohr, he gave the another model. Next question is, describe Bohr's model of the atom. He was another scientist who completed the limitations of Rutherford model and gave his own model. Rutherford model, it has some limitations like as I told you before दैट कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो एक्सेलरेशन होता है और फिर वो एनर्जी रेडिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया था। तो बोर के मॉडल में क्या था, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम हैज़ न्यूक्लियस इन द सेंटर। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम। कुछ खास ऑर्बिट्स जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स पे बोल सकते हैं वो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं और इन ऑर्बिट को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं और इनको हम KLMN शेल्स भी बोल सकते हैं, फिर N 1 2 3 4 करके भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम बना देंगे आप, बीच में न्यूक्लियस KLMN शेल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 6th क्वेश्चन,
इसके बाद 5th क्वेश्चन में था हमें सारी मॉडल्स को लिखना था, जे थॉमसन मॉडल, देन रदरफोर्ड मॉडल एंड लेटर देन बोर मॉडल। मैंने तीनों आपके बताए हैं। आई हैवंट रिटन इट इन माई नोटबुक, ओके, यू कैन राइट डाउन इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए रूल्स बताइए कि कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा सारी सेल्स में। देखिए, रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स क्या है? सबसे पहले तो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल। एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2n² रूल से। मीन्स अगर के शेल है तो n की जगह हम 1 रखेंगे, ओके। अगर l शेल है तो n की जगह हम 2 रख देंगे। तो इस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ सेल, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन आउटर मोस्ट शेल इज 8। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिल्ड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन्स, मान लिया हमने बोल दिया m शेल, m के अंदर इलेक्ट्रॉन भरो। n के अंदर हम तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते जब तक कि k और l पूरी तरह फिल ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके हमें वैलेंसी को बताना है। जैसे कि इसमें देखिए, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 और सिलिकॉन का होता है 14, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 and 6, सिलिकॉन की 2 8 4। 6 हुआ मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसको 4 और चाहिए तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, ठीक है। 8th क्वेश्चन है इसके बाद एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। उसके बाद आपको आइसोटोप के 2 यूजेस बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि ऑक्सीजन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों का जो सम होता है, ठीक है, वो उसका मास नंबर होता है। आइसोटोप की अगर हम बात करें, ये वो होते हैं जिनके पास सेम डिफरेंट तो मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर इनका सेम होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर 3 आइसोटोप्स हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है। इसके बाद आपका आइसोबार्स, दीज आर एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनके पास सेम मास नंबर होता है लेकिन अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि कैल्शियम, आर्गन। कैल्शियम का मास नंबर 40 है, आर्गन का मास नंबर भी 40 है, लेकिन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है एंड आर्गन हैज़ एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। इसके बाद आपके आइसोटोप्स के 2 यूजेस हैं। आइसोटोप को जो आयोडीन का होता है वो हम गॉइटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। गॉइटर कब हो जाता है? जब आयोडीन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज़ होता है यूरेनियम का आइसोटोप, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, सोडियम एंड Na पॉजिटिव हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K एंड L शेल्स, एक्सप्लेन। Na पॉजिटिव के पास कम्प्लीटली फिल्ड पूरी तरह K और L शेल्स होती हैं, ये एक्सप्लेन करो, ठीक है। देखो, जो Na होता है सोडियम, उसके पास एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 281 हो जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर दे तो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। अगर ये लूज़ हो गया, देखो ये अगर लूज़ हो गया तो K और L शेल्स बची। K शेल में फिल हो गया कम्प्लीटली और L शेल भी कम्प्लीटली फिल हो गई, तो हो गया ना। Na पॉजिटिव मीन्स उसको K और L शेल्स उसके पास कम्प्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप, ब्रोमीन 3579 49.7% और ब्रोमीन 8135, इसको 50.3% प्रेजेंट है। इसका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकाल। एवरेज मीन्स दोनों का एवरेज, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? इसका एक फॉर्मूला होता है ना, जो फर्स्ट हो, जितना भी फर्स्ट का जो वो मास नंबर होता है वो लिखते हैं, इनटू जितना प्रेजेंट है अपॉन 100, प्लस दूसरे का मास नंबर इनटू जितना वो प्रेजेंट है अपॉन 100। जो उनको सॉल्व करोगे तो 80.006 म्यू आ जाएगा। ये एटॉमिक मास का सिम्बलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2 यूनिट। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट,
किसी एलिमेंट के सैंपल का एवरेज एटॉमिक मास है 16.2 यूनिट, ठीक है। उसका मान लो ये दो बोल दिए एक्स है वो, ठीक है, 8, 8, 16, 18, ये तो इधर से पता चल गया आइसोटोप है, ठीक है। इसका हमें परसेंटेज बताना है कि कितना प्रेजेंट है। तो देखो कैसे बताएंगे, हम 16 वाले को x मान लेते हैं, दूसरा वाला क्या होगा, ऑफकोर्स 100 माइनस एक्स, टोटल तो 100 ही होता है, ठीक है। इधर लिखा हमने सिंपल से वापस मास इंटू एक्स प्रेजेंट है अपॉन 100 प्लस ये 18 है और ये कितना प्रेजेंट है 100 माइनस एक्स अपॉन 100 और ये तो दिया ही हुआ है, ठीक है। जब आप उसको पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। ओके, तो जो 8x16 था वो 90% है और जो 8x18 था वो बचा हुआ 10% है, ठीक है। इसके बाद आपका 12th क्वेश्चन, अगर z की वैल्यू 3 है फिर हमें उसकी वैलेंसी बतानी है और वो कौन सा एलिमेंट हमें ये बताना है। तो देखो z की वैल्यू अगर 3 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 1 होगी। इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, उसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। और ये क्या है, लिथियम। 1 to 20 यू हैव टू लर्न ऑल नेम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद आपका 13 क्वेश्चन है, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर, ठीक है। एक्स और वाई है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 वाई के अंदर भी 6 ही प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन है, एक्स के अंदर 6 और वाई के अंदर 8 है। हमें इनका मास नंबर बताना है और हमें बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखो कैसे बताएंगे, प्रोटॉन देखो 6 है, सॉरी प्रोटॉन है इसमें 6 और न्यूट्रॉन है और इसमें न्यूट्रॉन है 6। एक्स के अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, वाई के अंदर 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। हमें मास नंबर के लिए क्या करना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक्स का मास नंबर आ जाएगा 12, वाई का मास नंबर आ जाएगा 14। तो देखो, और एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं, जितना प्रोटॉन वो उसका एटॉमिक नंबर। तो देखो प्रोटॉन एक्स का भी 6 है, वाई का भी 6 है, तो 6 हो गया उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, मास नंबर अलग है, तो दोनों क्या हुए, आइसोटोप्स हुए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बोलना है बस। जे थॉमसन प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ओनली न्यूक्लियॉन्स। जे थॉमसन ने बोला कि एक एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये फॉल्स है, ऐसा जे थॉमसन ने नहीं बोला था, ठीक है। अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। कहता है कि एक न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से बनता है, ऐसा तो होता ही नहीं, बिकॉज ये दोनों तो खुद अलग अलग जो कंबाइनिंग एलिमेंट है और न्यूट्रॉन एक अलग कंबाइनिंग एलिमेंट है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। इसके बाद है द मास ऑफ एन, तो ये वाला भी हो जाएगा आपका फॉल्स। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, इट इज़ ट्रू, ये इतना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंक्चर आयोडीन विच इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन। आयोडीन का जो आइसोटोप है वो टिंक्चर आयोडीन बनाने में यूज़ होता है, जो एज अ मेडिसिन की तरह यूज़ होता है। ये गलत है, बिकॉज जो आयोडीन का जो आइसोटोप है, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके अंदर आपको टिक लगाने हैं। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था, एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव, कोई भी एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है उसका क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, नहीं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये करेक्ट है, यही आएगा इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोटोप का डिफरेंट एटॉमिक नंबर, रॉन्ग, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन 2, 8, 7, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसमें तो 7 है, लेकिन Cl का नहीं पूछा, इसने Cl नेगेटिव का पूछा है। नेगेटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का आएगा, इस सेल में आएगा, 8 हो जाएंगे, तो इधर कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके आगे आपका लास्ट 2 more questions, which of the following is correct electronic configuration of sodium। सोडियम का होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11, तो उसकी कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 281, ठीक है। इधर क्या करना है, ये एक टेबल दी गई है आपको, जिसको आप कम्प्लीटली फिल करेंगे। जैसे कि एटॉमिक नंबर है 9, न्यूट्रॉन्स हो गए 10, तो इसके अगर जो 9 है तो सिंपली ये क्या होगा, फ्लोरीन होगा, ठीक है।
मास नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने ये एटॉमिक नंबर है उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, 9 लिख दो इधर, ठीक है। उतने कितने होंगे, इतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन दोनों को ऐड करोगे तो मास नंबर आ जाएगा 19। ऐसे इसमें 16 एटॉमिक नंबर है तो सल्फर दे दिया, 32 उसका मास नंबर है, 16 अगर एटॉमिक नंबर है तो 16 ही उसका प्रोटॉन होगा, 16 ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन किसका होगा, 32 माइनस 16, ठीक है। मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 24 है किसी का मास नंबर और 12 है किसी के प्रोटॉन। प्रोटॉन अगर 12 तो एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉन 12, ये 12 है तो इसका नाम होगा मैग्नीशियम, क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 24 में से ये माइनस करके, ठीक है। ये है 2, मास नंबर 2 और एक प्रोटॉन है तो एक ही इसका एटॉमिक नंबर होगा, एक ही इसका ये इलेक्ट्रॉन होगा और ये होगा हाइड्रोजन। और देखो मास नंबर में से माइनस करो 1, तो इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मास नंबर अगर 2 है तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ठीक है। यहाँ पे है एक इसका मास नंबर, 0 इसके अंदर न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है तो एक इसका एटॉमिक नंबर होगा तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये कौन सा आइसोटोप है, हाइड्रोजन का प्रोटियम, ठीक है। इस टेबल को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो तो आई हैव ऑलरेडी रिटर्न इट, इसको आप इस तरीके से नोटबुक में बना सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 के आंसर्स इसे। सो here we have completed the question answers of chapter number 4 class 9 science, and next video we will study next chapter, chapter number 5 of class 9 science. Till then, thank you very much. If you like this video, subscribe my channel and like this video. Thank you.